नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा ये जो सीरीज चल रहा है ये हम लोग घटना चक्र के घटना चक्र के हिस्ट्री पोर्शन को देख रहे हैं। तो घटना चक्र के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो विभिन्न पीसीएस और आईएएस में पूछा गया है पीटी एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके पहले हर एक टॉपिक के ब्रीफ स्टडी करेंगे। हर एक टॉपिक का हम लोग ब्रीफ स्टडी करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूरोपीय का आगमन, यूरोपियन कंट्री का कैसे एडवेंट हुआ था भारत में और वो कहाँ अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाए, कहाँ क्या कैसे किया, उनका क्रम क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल के वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, क्योंकि बंगाल अंग्रेज़ों के लिए सबसे ज़्यादा लाभप्रद साबित हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग आज देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और अगर टाइम बच गया तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को भी आज कर लेंगे। तो आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था, जो 1717 से लेकर के 1727 तक था। यह राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया था और बाद में इसी का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया गया था। तो बंगाल की राजधानी उस समय कहाँ थी? मुर्शिदाबाद में थी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसने भूमि बंदोबस्ती के लिए इजारा व्यवस्था आरंभ किया था। इसने क्या किया था? इजारा व्यवस्था आरंभ किया था। नेक्स्ट, अलीवर्दी खां इसके बाद नवाब बना। ठीक है, बीच में एक और नवाब था, उसके बाद फिर अलीवर्दी खां बना 1740 से लेकर के 1756 तक के। इन्होंने यूरोपियन की तुलना जो है वो मधुमक्खियों से किया था। ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट काट करके मार डालेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना और उसी समय ब्लैक होल की घटना घटती है 20 जून 1756 में। ठीक है, और हॉलवेल इस ब्लैक होल की घटना को कहने वाला व्यक्ति था। पता नहीं सच है या गलत, इस पर अभी संशय है, लेकिन ब्लैक होल की घटना से रिलेटेड कौन व्यक्ति था? हॉलवेल, जो उस घटना से बच गया था। ठीक है, ये पढ़ लीजिए, उस ब्लैक होल घटना की कहानी है ये। उसके बाद उस ब्लैक होल घटना के बाद अंग्रेज भारतीय शासक के अगेंस्ट में आ गए और उसके बाद फिर लड़ाई होती है। वो लड़ाई प्लासी की युद्ध होती है 23 जून 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ता है, इधर से सिराजुद्दौला, लेकिन सिराजुद्दौला हार जाते हैं क्योंकि उनके अपने सेनापति मीर जाफ़र जो है वो दगाबाजी कर देता है और इनके बहुत सारे अमीर जैसे जगत सेठ, रायचंद, दुर्लभ, ये सब जो है ये सिराजुद्दौला के अगेंस्ट होकर के ब्रिटिश से मिल जाते हैं, जिसके कारण बिना युद्ध के सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ठीक है, चलिए कुछ और फैक्ट देख लीजिए। प्लासी जो है वो भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। भागीरथी मतलब गंगा नदी। क्लाइव भारत में गवर्नर के पद पर 1757 से 60 और फिर दोबारा 65 से 67 तक रहा है। उसके बाद फिर 1764 में होती है बक्सर की युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की जाती है। ठीक है, और अंग्रेज सैनिकों में उस समय एक श्वेत विद्रोह हुआ था और इलाहाबाद की संधि जो है शुजाउद्दौला और इसके साथ साथ मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये दोनों के साथ इलाहाबाद की संधि की जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। मुग़ल सम्राट के साथ 12 अगस्त 1765 को की जाती है और शुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को की जाती है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या हो गया? कैंसिल, सॉरी, कहाँ गया? ओहो, एक सेकंड। हाँ ठीक है, चलिए। क्लाइव को कहा जाता है वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। चलिए इतनी सारी कहानी हम लोग देख लिए। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। देखिए, बंगाल की लड़ाई जो प्लासी की युद्ध हुई थी उसके बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया था। मीर जाफ़र के नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र असंतुष्ट हुआ, अंग्रेज उससे असंतुष्ट हुए, मीर कासिम को बना दिया गया। बाद में मीर कासिम भी असंतुष्ट हो गया और मीर कासिम द्वारा ही क्या बक्सर का लड़ाई लड़ा गया, जिसमें एक तरफ मीर कासिम, उसके बाद शुजाउद्दौला अवध के नवाब और उसके बाद मुग़ल सम्राट, ये तीनों एक तरफ थे त्रिकूट और एक तरफ अंग्रेज था। फिर भी ये हार गए। कौन हार गए? तो भारतीय शासक हार गए। ठीक है, चलिए मीर कासिम के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। किस लिए ले गया? इसलिए ले गया ताकि वो अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से दूर हो सके।
ठीक है। उसके बाद मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से किया। उन्होंने मुंगेर में तोप और बंदूक की फैक्ट्री की भी स्थापना की। उसके बाद मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधारने का काम किया और कोशिश किया। चलिए नेक्स्ट, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को, ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून को होता है और बक्सर का युद्ध 1764 22 अक्टूबर को होता है। इसमें अंग्रेजों का कमान हेक्टर मुनरो ने किया और प्लासी में लॉर्ड क्लाइव ने किया था। लेकिन यहाँ जो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, उस इलाहाबाद को संधि कौन करता है, तो वो लॉर्ड क्लाइव को बुलाया जाता है उस समय, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये शॉर्ट में हम लोग देख रहे हैं, इसका डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट के नाम से, आप वहाँ जाकर के डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है ताकि आगे का क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकें। देखिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर बेंसीटाट था। कौन था? बेंसीटाट। इस युद्ध में जो है प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी गई और अब अंग्रेज़ों को भारत में चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इलाहाबाद अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया, दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। ठीक है। बक्सर का युद्ध को भारत इतिहास के सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। क्यों माना जाता है ये आप देख लीजिएगा, हमारे वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो है 16 अगस्त 1765 में किया गया था। ठीक है। शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे उनको अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, इलाहाबाद में उनको रखा गया और इलाहाबाद कड़ा जो नवाब का क्षेत्र था वो शाह आलम को दे दिया गया था। 12 अगस्त को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। दीवानी कहने का मतलब कर वसूलने का अधिकार जो है वो कंपनी को दे दिया गया। ठीक है। जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये दिया जाना तय किया गया और उसके बदले काम करने के बदले 53 लाख रुपया लेना तय किया गया। तो फाइनली फ़ायदे में कौन थे? कंपनी थे। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव जो है वो गवर्नर बन गया, कहाँ का? बंगाल का। और इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। तो द्वैत शासन की शुरुआत किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और इसे ख़त्म कौन करता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स करता है। कौन करता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जब ये दीवानी अधिकार दे दिया गया अंग्रेज़ों को, तो इसके लिए 3 अधिकारी नियुक्त किए गए, एक बिहार, एक बंगाल और एक उड़ीसा के लिए। तो बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया गया, बिहार में राजा सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। ये ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शाह आलम द्वितीय जो थे वो 1803 ईस्वी में, हाँ यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1803 ईस्वी में दिल्ली पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है और उस समय मुगल बादशाह के नाम पर कौन बादशाह रहते हैं? तो ये शाह आलम द्वितीय ही रहते हैं, लेकिन ये नाम मात्र के रहते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ये जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जो 1857 की लड़ाई के समय थे, ये सारे लोग पेंशन भोगी बन करके रह गए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देते हैं। अंग्रेज सबसे पहले गारो पहाड़ी क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण करने लगे और उसके बाद फिर ये सबसे पहले इन पहाड़ियों पर खासी जनजाति रहते थे। तो अंग्रेज़ों का सबसे पहला जो सामना है वो खासी जनजातियों से हुआ था और तीरथ सिंह के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह भी किया था। ठीक है। और ये आप समझ लीजिए कि 1765 से लेकर के जब बक्सर के युद्ध के बाद 1772 तक जो ड्यूअल गवर्नमेंट का स्थापना किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, तो ये एक तरह से पूरे लूट का राज कायम रहा। खूब जी जान से लूटा गया अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को। तो ये थी पूरी कहानी। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो हमने देख लिया था, मुर्शिद कुली खां मुगल सम्राट द्वारा अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया था। कब? तो 1717 में। किसने नियुक्त किया था? तो ये किसने 1717 में कौन था गवर्नर? मुगल बादशाह। तो ये फारुखसियर था जिसने फरमान भी अंग्रेज़ों को दिया था, जिसका बाद में परिणाम भुगतना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ, लेकिन ये कन्फर्म कब हुआ? तो बक्सर की लड़ाई से हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी ये सब देखिए, ये डिटेल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है। चलिए, सबसे निर्णायक युद्ध जो है वो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। एक मिनट, इसमें ऑप्शन बी दिया है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? तो ये देखिए बक्सर का युद्ध होना चाहिए, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि प्लासी का युद्ध तो धोखे से लड़ा गया था, उसके सेनापति को, उसके सभी अच्छे अच्छे लोगों को जो अंग्रेज़ थे वो अपने तरफ मिला लिए थे और बिना युद्ध के ही सिराजुद्दौला हार गया था। लेकिन बक्सर का युद्ध जो है वो 3 लोग, अवध का नवाब, उसके बाद मुगल सम्राट और मीर कासिम, में तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज़ों से लड़ा था। तो ये सैनिक रूप से जो निर्णायक सफलता है वो बक्सर का युद्ध होगा, ये आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को, ये अभी हमने देखा था। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, भागीरथी नदी के किनारे। नेक्स्ट, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? ये मीर कासिम, और वहाँ गन फैक्ट्री भी लगाया था। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पीसीएस में या यूपीएससी में पूछे हुए हैं, इसे ध्यान रखिएगा। तो यही क्वेश्चन की प्रकृति है, आप एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, फैक्ट को ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया वो था बक्सर का युद्ध, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक रहा? तो बक्सर का युद्ध। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? तो वह है बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र। देखो, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बना नवाब। मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बनाया गया नवाब। मीर कासिम अंग्रेज़ों की मांग को पूरा करने में अक्षम हुआ, तो मीर कासिम जो भाग करके आ गया अवध के पास में, बोला कि भाई हमारी मदद करो, और उसमें दोबारा मीर जाफ़र शासक बन गया था। तो बक्सर की लड़ाई के समय नवाब कौन था? मीर जाफ़र था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, क्योंकि जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी, ठीक है ना, वो किसके साथ में हुआ था? तो शाह आलम द्वितीय के साथ में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहाँ गया? हाँ, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी थी? तो मुगल सम्राट ने दी थी। नेक्स्ट, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार दिया गया? तो 1765 में कौन सा गवर्नर था? उस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी? तो हमने बताया था कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में प्रथम इलाहाबाद की संधि हुई, और प्रथम इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त को हुई थी, और द्वितीय इलाहाबाद की संधि जो अवध के नवाब के साथ हुई थी वो 16 अगस्त को हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये बंगाल में पड़ता है। तो हमने बताया था बंगाल का जो दीवान था, उप दीवान, वो किसे बनाया गया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था टैक्स वसूलने के लिए, ठीक है। सिताब राय बिहार और राय दुर्लभ को उड़ीसा का बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्न में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये अभी हमने बताया कि ये खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, जहाँ पर तीरथ सिंह के नेतृत्व में एक विद्रोह भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर सवाल। हाँ देखिए, ये है आपका, इसे आप ध्यान कर लीजिए। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में से सही कालक्रम बताइए। तो देखिए यहाँ पे 4 युद्ध है, बंडीवास, बक्सर
अंबर और प्लासी। तो हमें ये हर किसी को पता है, प्लासी का युद्ध 1757 में, ये 1764 में। दो चीज़ तो पता है। बंदीवास के युद्ध जो है वो, बंदीवास के युद्ध में फ्रांसीसी के साथ में हुआ था अंग्रेज़ों का 1760 में, तो ये सबसे लास्ट में हुआ था, ये 1760 में हुआ था। और अंबर का युद्ध जो है इससे पहले है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अंबर का युद्ध तो सबसे पहले हो गया, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देख लीजिए, अगस्त 1749 में अंबर का युद्ध हुआ था, मुजफ्फर जंग चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना में। और वो किसको हराया था? तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्लासी का युद्ध 1757, बंदीवास का युद्ध 1760 में, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। नेक्स्ट, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बंदीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो बंदीवास के युद्ध में फ्रांसीसी जो सेनापति था वो काउंट डी लाली था। देखिए यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य में युद्ध हुआ जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकोट ने किया, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। बंदीवास का युद्ध 1760 में हुआ, किसने किसको हराया? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, युग मिलाइए। बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध, नहीं मीर जाफर नहीं हुआ था, मीर कासिम था। नेक्स्ट, बंदीवास फ्रांसीसी अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इसको एक बार इसका डिटेल आप देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल एक बार देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध हमें पता है कि अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम की संयुक्त सेना अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ी थी। उसके बाद बंदीवास का जो युद्ध है 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, फ्रांसीसी पराजित हो गए। और चिलियावाला का युद्ध जो है 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। यह अंग्रेजी सेना लॉर्ड गर्व और सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। तो चिलियावाला युद्ध जो है वो अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है वो मराठों द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ चलिए, ये था हमारा पूरा इससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे हैं। ठीक है, चलिए अब कितने देर का वीडियो हुआ, 1 मिनट देख लेते हैं। ये 18 मिनट का। ये नेक्स्ट टॉपिक कितना बड़ा है? अगर ये छोटा टॉपिक होगा तो इसको हम लोग कर ही लेंगे। नहीं, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। चलिए इसको कर ही लेते हैं फटाफट, है ना। आज 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये जो टॉपिक है वो क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में पढ़ना है, तो इसे ध्यान रखिएगा। पंजाब से रिलेटेड राजा थे रंजीत सिंह, जिनका जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अमृतसर की संधि होती है महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को। रंजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट, अफ़गानिस्तान के शासक जमन शाह, ये पंजाब पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, और उनके द्वारा रंजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी गई थी। और 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट तो कि 1819 में कश्मीर को जीता और 1799 में ये लाहौर पर अधिकार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया था इन्होंने। और इनकी जो राजनीतिक राजधानी थी वो लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर थी, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ दिया हुआ है कि राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर। उन्होंने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरे आँख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट, अफगान अमीर शाह शुजा से रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान हुआ था। कोहिनूर हीरा मिला था जो अभी ब्रिटेन के महारानी के ताज में लगा हुआ है। चलिए
रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो है खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इन्हें अफीम खाने की आदत थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। हाँ, चिलियावाला युद्ध, ये इम्पोर्टेंट है। ये चिलियावाला ब्रिटिश वर्सेज सिख, ठीक है। ये 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। ये अनिर्णय, इसका कोई निर्णय नहीं हुआ, अनिर्णित युद्ध समाप्त हो गया और इसमें भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। चलिए नेक्स्ट, राजा दिलीप सिंह, इन्हीं का नाम पर दिलीप ट्रॉफी स्टार्ट हुआ है। ये अंतिम शासक थे, 1843 से 1849 तक शासन किए। दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। ये देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। दिलीप सिंह ने क्या कभी सिख धर्म को छोड़ा या नहीं छोड़ा? तो बिल्कुल छोड़ा, और छोड़ करके ईसाई धर्म को इन्होंने अपना लिया था और ये रूस की भी यात्रा किए थे। और इनका निधन जो है वो पेरिस फ्रांस में हो गया था 1893 ईस्वी में। इनकी अंत्येष्टि जो है वो इंग्लैंड में हुई थी, अंतिम संस्कार। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब को का विलय कर लिया गया और दिलीप सिंह को पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज दिया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से लेके 69 तक, और इसमें हैदर अली जो है वो विजयी हुआ। ठीक है, इस दौरान अंग्रेज का गवर्नर बेरेलस्ट था और यह 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त कर लिया जाता है। पहले युद्ध में हैदर ने अंग्रेजों को पराजित कर लिया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 लगभग 10 साल बाद होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध के दौरान हैदर अली मतलब युद्ध करते समय मारा जाता है और फिर टीपू सुल्तान उस युद्ध को कंटिन्यू करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आप ध्यान रखिएगा, पोर्टोनोवा का युद्ध एक है। ठीक है, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड है, ये सब ध्यान रखिएगा। और ये अंततः यह युद्ध जो है मैंगलोर की संधि के बाद समाप्त कर दिया जाता है। और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक था क्या? स्वतंत्रता का वृक्ष उन्होंने लगवाया। ठीक है, और टीपू सुल्तान अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित किए। ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान, फ्रांस आदि में दूत मंडल भेजा और आधुनिक रीति से एम्बेसी का क्या किया? स्थापना किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का स्टार्टिंग जो है फिर 10 साल बाद लगभग 1790 से हुआ और ये इसका ख़त्म जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज़ों की तरफ से कॉर्नवालिस लड़े और मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान। ठीक है, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान को फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, या सॉरी फर्स्ट रॉकेट मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये मैसूर इस तरीके से जीत लिया जाता है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? वो लॉर्ड वेलेस्ली, जिसे मार्क्विस का उपाधि दिया गया मैसूर को जीतने के बाद। मैसूर को जीतने के बाद मैसूर की गद्दी आड्यार वंश के शासक बालकृष्णराज, एक बालक था कृष्णराज, उसे मैसूर की गद्दी पर बैठा लिया गया और मैसूर को के साथ में सहायक संधि कर ली गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधाना में करवाया था। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहास्ट सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासत को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। ठीक है, बस। और पति के मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधाना की शासक बनी थी। तो ये बस इतना ही है, और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, बस इतना ही है। चलिए आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो अभी हमने देखा था कौन कौन सा। दिल्ली सम्मिलित था? नहीं। काबुल? नहीं। मकराना? नहीं। श्रीनगर? हाँ, क्योंकि कश्मीर को उन्होंने जीता था, तो श्रीनगर कश्मीर का ही हिस्सा है, तो ये सही हो जाएगा। ये आप देख लीजिए इसका, क्योंकि ये जो अमृतसर की संधि हुई थी तो उसमें बता दिया था कि सतलज नदी के दक्षिण जो है वो सिख पार नहीं करेंगे और अंग्रेज सतलज नदी के उत्तर में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए सॉरी, पूरब पश्चिम वाली कहानी है। तो पश्चिम में, पूरब में जो है वो सिख नहीं आएंगे और पश्चिम में अंग्रेज नहीं जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो सुकरचर्या से। रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। अगर धार्मिक राजधानी पूछा जाए तो वो अमृतसर थी। नेक्स्ट, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से लिया था? तो शाह शुजा से लिया था, अफगान अमीर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कहाँ गया? हाँ, निम्न में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्म को एक निगाह से देखो, इसलिए दूसरी आंख की रोशनी छीन ली? तो ये कहा था रंजीत सिंह ने। वो क्या थे? एक आंख से देखते थे, एक आंख में उनकी रोशनी थी। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह, हमने बताया था आपको। नेक्स्ट, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह, जिनको अंग्रेज पेंशन देकर के ब्रिटेन भेज दिया था। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, बिल्कुल सही है। नासिक में अंत्येष्टि हुई? नहीं, ये अंत्येष्टि इनकी इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, हमने देखा था, ये गलत हो गया। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ दिया था और ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। वो कभी रूस नहीं गए, वो रूस भी गए थे। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा कथन सत्य है? तो इनका जो है निधन पेरिस में हुआ था। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है ऑप्शन ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह थे। नेक्स्ट, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद बनाई गई थी। वहाँ पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा 3 लोगों की परिषद बनाई गई थी। तो उन 3 लोगों के परिषद में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें एक बार देख लीजिए, यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हैं। इसमें सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविल, ये 3 लोग शामिल थे इसमें। तो इसमें एच.एम. एलियट और मॉन्टगोमरी इस परिषद से मतलब इस परिषद में शामिल नहीं थे। तो इसका सही आंसर ए और डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजय हुआ? हैदर अली विजय हुआ था। किस संधि के तहत खत्म हुआ था? तो ये कौन से संधि के तहत खत्म हुआ था? इसका आप बताइए। तो मद्रास की संधि के तहत ये खत्म हुआ। नेक्स्ट, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था? वो सर आयर कोट। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हुआ था वो कौन था? सर आयर कोट। और पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो ये श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। नेक्स्ट, भारतीय शासकों में वो कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? तो वो टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे हराया था? पोल्लीलूर में, ये ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में पोल्लीलूर में हराया था। नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो यह टीपू सुल्तान के साथ में किया गया था, क्योंकि और ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का खत्म जो हुआ वो श्रीरंगपट्टनम के संधि से हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि से खत्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट, टीपू सुल्तान, देखिए यहाँ पर कॉर्नवालिस ने एक लाइन बोला था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को शक्तिशाली भी नहीं बनने दिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध, अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये सही आंसर 1799। और उस समय कौन अंग्रेजों का ये था? तो बेलेजली गवर्नर था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुआ? नहीं, हैदर अली जीता था। तो पहला जो है गलत हो गया आंसर। बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया? नहीं, अंग्रेज हैदर अली को मार दिए थे और टीपू सुल्तान भी पराजित हो गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज को नहीं दिया, ये भी गलत, ये हार गया था। चतुर्थ, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसमें आप मिलाइए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765। और फिर मैंगलोर की संधि कब हुई? तो मैंगलोर की संधि जो है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784, ठीक है। मद्रास की संधि कब हुई थी? तो सब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1769। सलवाई की संधि
1782। तो ये आपका सही आंसर है, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सलवाई की संधि आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। मद्रास की संधि 1769 में हैदर अली और अंग्रेज के बीच में। चलिए नेक्स्ट, बेगम सामरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये कहाँ करवाया था? तो सरघाना में करवाया था, बेगम सामरू। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व किसी पद्धति का आरंभ किया। तो ये अली मर्दान खान ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। नेक्स्ट, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। बिल्कुल सही है। आमेर के सवाई जैसी यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। बिल्कुल सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए निर्माण के लिए धन दिया। बिल्कुल सही है। तो ये इसका सही कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। नहीं, ये मराठों को पराजित किया, तो ये गलत हो गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई। नहीं, चतुर्थ में हुई थी, तो ये भी गलत हो गया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये सही है। तो इसमें क्या पूछा है? उपरोक्त में से कौन सा एक सही है? तो केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बाकी ये डिस्क्रिप्शन है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हमने 2 टॉपिक किया, कल हम लोग देख लेंगे गवर्नर और गवर्नर जनरल। एक और आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नर और गवर्नर जनरल रहे हैं और उस दौरान क्या क्या मुख्य घटनाएं घटित हुई थी है उसके बारे में हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेंगे। ये देखिए 3 पेज का है, और उससे फिर रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं, ये लगभग आपके कितने सवाल हैं, इसमें अच्छा खासा सवाल है, इसमें कल टाइम लगेगा, लंबा वीडियो हो सकता है, या ज़रूरत पड़ी तो 2 वीडियो भी बनाया जा सकता है। ये तो ज़्यादा है ना? ये लगभग 107 क्वेश्चन है टोटल गवर्नर जनरल से। ठीक है, तो हम लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से कल देखेंगे। ठीक है, फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये आपको देखिए, ये आपके 2019 तक, कब तक? 2019 तक विभिन्न स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर अपडेटेड मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो आप इसे ज़रूर देखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद।